नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बजट में जिस बात पर बहुत चर्चा हो रही है वह है बिहार के लिए एक के बाद एक की गई घोषणाएं। वैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिल सका, लेकिन बजट में बिहार को काफी कुछ देने का दावा किया जा रहा है। बिहार के लिए तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। बिहार को नए एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए के साथ ही सिंचाई के लिए और बाढ़ से निजात दिलाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की गई है। हालांकि ये राशि किस परियोजना पर कैसे खर्च होगी इसका ब्यौरा अभी नहीं आया है, लेकिन बिहार में पहली बार एक्सप्रेसवे बनाने के लिए राशि का आवंटन किया गया है। देखते हैं रिपोर्ट। बुधवार को बिहार विधानसभा के बाहर जहां सत्तारूढ़ एनडीए के विधायक कुछ इस तरह केंद्र सरकार का आभार जता रहे थे, वहीं विपक्ष के सदस्य इस बात से खफा थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की अपनी पुरानी मांग को पैकेज के बदले अब ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो उम्मीद की जा रही थी कि बरका झुट्टा पार्टी से अंडा अलायंस को यहाँ कुछ मिलेगा, तो क्या मिला? अंडा ही मिला, झुनझुना मिला। क्या लेकर के यहाँ से? ये मैं जो लेके आया हूँ ये वो तथ्य है जिसमें 2015 में अनाउंसमेंट हुआ था 1,25,000 करोड़ 1,25,003 करोड़ का। उसमें एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, ये लेटर, इसमें एजेंडा था उसमें स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनानी थी। एक ईटा बता दें स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की तो राजनीति छोड़ दो। वाले लोग धन्यवाद मोदी कह रहे हैं, तो क्या करेंगे? धन्यवाद नहीं देंगे तो क्या करेंगे? और कहते हैं कि लोग झुनझुना बजाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो उनको झुनझुना मिला है तो उनका झुनझुना हम बजा देते हैं। कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं कैसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब, और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये ठीक नहीं है, और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से। बिहार को कुछ नहीं मिला। जहां तक नए पैकेज में सड़क के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे पटना से पूर्णिया तक एक एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसके डीपीआर के अनुसार इससे दोनों शहरों की दूरी मात्र 200 किलोमीटर हो जाएगी, जो पटना के रिंग रोड से वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा से पूर्णिया जाएगा। जबकि अभी पूर्णिया जाने के लिए मोकामा, बेगूसराय, खगड़िया, नौगछिया होते हुए 303 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय होती है। एक और राजमार्ग जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया होके पूर्णिया जाता है, उससे ये दूरी 366 किलोमीटर की है और समय 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। वहीं बक्सर से भागलपुर का नया मार्ग क्या होगा वो फिलहाल तय नहीं है, लेकिन जो वर्तमान गंगा पथ है उसे इस एक्सप्रेसवे के लिए कोइलवर से मोकामा तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके बारे में पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। वर्तमान में बक्सर से भागलपुर जाने में 12 घंटे का समय लगता है। बक्सर से पटना और फिर पटना से भागलपुर की यात्रा करनी होती है। सबसे महत्वपूर्ण है केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बाढ़ राहत के लिए राशि के आवंटन की घोषणा। We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna Purnia Expressway, 2. Buxar Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. हालांकि इस संबंध में विस्तार से फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है
बाढ़ से बचाव के लिए 4 बराज के अलावा नेपाल में हाई डैम के साथ साथ कोसी मेची परियोजना का केंद्र सरकार अब पूरा खर्च वहन करेगी। ये विशेष तौर पर ही आर्थिक सहयोग है। नेपाल की पानियों से जो बाढ़ की स्थिति होती थी उसके लिए भारत सरकार ने अध्ययन कराया। कई इसमें कैनाल बनाने का काम किया जाएगा, कई जगह बराज बनाने का काम किया जाएगा। तो ये पूरी तरह स्टडी करने के बाद चिन्हित किया गया और इसके साथ साथ आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जरूर घोषणा किया है कि नेपाल की भी सहमति ली जा रही है, उनके साथ भी जुड़कर हाई लेवल डैम बनाने का काम किया जाए। ये विशेष तौर पर आर्थिक सहायता ही है जो बिहार को मिला है। निसंदेह बिहार में एक्सप्रेसवे ना होने के कारण जो कसर थी उसे केंद्रीय बजट में पूरा किया गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार में बाढ़ से निजात के लिए एक साथ कई परियोजनाओं की घोषणा, जिससे आने वाले वर्षों में करोड़ों लोग जो हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं उन्हें अब राहत मिलेगी। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम ऐलान भी किए हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर महाबोधि कॉरिडोर और विष्णुपद कॉरिडोर के निर्माण की भी घोषणा की गई है। जैन आस्था के केंद्र राजगीर के विकास के लिए भी ऐलान किए गए हैं। आइए जानते हैं कि राज्य में पर्यटन को इन परियोजनाओं से की घोषणाओं के बाद किस तरह बढ़ावा मिलेगा। बिहार के बोधगया में हर साल 20 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। इनमें करीब 1 लाख विदेशी होते हैं। बीते साल 88,000 विदेशी सैलानी आए। अब सरकार यहाँ के महाबोधि मंदिर के लिए एक बड़ा कॉरिडोर बनाएगी। राज्य सरकार लगातार हम लोग उस पर कार्य कर ही रहे थे उसके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन भारत सरकार ने कल जो आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा घोषणा किया गया तो एक वृहद उसका मास्टर प्लान बना के राज्य सरकार जो कर रही है उसके अलावा जो उसको हम और विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि जो उदाहरण दिया गया कि जो देश स्तर पर ऐसे बहुत सारे स्थानों को किया गया, जैसे वाराणसी का ही हम अगर उदाहरण लेते हैं तो एक कॉरिडोर के तौर पर विकसित करने के लिए निश्चित तौर पर भारत सरकार से सहयोग मिलेगा तो एक बहुत बड़ी योजना पर हम काम कर सकेंगे। गया का विष्णुपद मंदिर भी धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ बीते साल 97,000 विदेशी पर्यटक आए और 10 लाख से ज्यादा देश भर से आए। यहाँ भी बजट में कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई। हालांकि राज्य सरकार का कहना है इन दोनों जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी काम हुआ था, लेकिन अब केंद्र की घोषणा के मुताबिक सब कुछ होगा। पहला चरण तो होगा एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट करने का कि कैसे उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान बनाए, जो एग्जिस्टिंग हमारी राज्य सरकार की स्कीम है उसको उसमें जोड़ते हुए हम क्या बेहतर हम कर सकते हैं, ना सिर्फ उस स्थान के लिए बल्कि आसपास भी। तो मुझको लगता है अगले कुछ दिनों में वो स्पष्ट भी हो जाएगा। और इस संदर्भ में आदरणीय टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जी से मेरी मुलाकात भी हुई थी, तो उन्होंने भी मुझको आश्वस्त किया था कि एक बड़े पैमाने पर इन दोनों स्थानों को हम विकसित करेंगे, साथ ही राजगीर को भी और नालंदा को भी। इसके अलावा राजगीर में जहां पिछले वर्ष 81,000 विदेशी पर्यटक आए और 3 करोड़ से अधिक देशी पर्यटक का आना हुआ, वहां भी कई सारे परियोजनाएं शुरू होनी हैं। माना जा रहा है कि इन ऐलानों के साथ राज्य में पर्यटन के विकास में काफी तेजी आएगी। तो बिहार के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए उन पर बिहार के पूर्व सिंचाई मंत्री संजय झा से बात की हमारे सहयोगी प्रशांत ने। आम बजट में बिहार को कई परियोजनाएं मंजूर की गई, लेकिन उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है वो है फ्लड मिटिगेशन, यानी बाढ़ नियंत्रण को लेकर कई प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। हमारे साथ हैं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जो बिहार में जल संसाधन विभाग के मंत्री भी रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी परियोजनाएं मंजूर हुई हैं और उसका बाढ़ नियंत्रण पर कैसे असर पड़ेगा, वो कैसे सहायता होगी? देखिए, बिहार में बाढ़ का अगर हम लोग देखें और कैलकुलेट करें तो हर एक साल हजारों करोड़ बिहार सरकार का खर्चा होता है आपदा में। रोड टूट गया,
बिजली बर्बाद हो गया, एग्रीकल्चर का लॉस हो गया, ह्यूमन लॉस हो गया, स्कूल का बिल्डिंग गिर गया, उस सारे को कैलकुलेट करेंगे और सारा ये पानी आता है नेपाल से। तो शुरू से था कि नेपाल में हाई डैम बनेगा और हाई डैम बनेगा तो वो क्योंकि भारत सरकार को बात करना है नेपाल से, वहाँ ट्रीटी है, काम चल रहा है, माने उसका डीपीआर बनने के लिए, लेकिन कोई मूवमेंट बहुत नहीं है। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में कहा, जब उनसे मुलाकात हुई, एक दो मीटिंग हुई है इसके पहले, तो ये बात आई कि अगर नेपाल का हम लोग इतना दिन से वेट कर रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो जो बिहार के टेरिटरी में क्या कर सकते हैं कि जिससे कि इसके फ्लड मिटिगेशन को कम किया जा सके, साथ ही सिंचाई की सुविधा हो। पूरा जो उत्तर बिहार है आप जानते हैं, खास करके मिथिला, कोसी, इधर जो आपका छपरा सिवान वाला पूरा एरिया है, जो फ्लड के मिटिगेशन को ठीक कर दिया जाए तो इतना बड़ा जो माइग्रेशन होता है वो भी रुकेगा और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, सरकार का भी हजारों करोड़ बचेगा। तो वक्त ये एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शंभू बॉर्डर को लेकर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। शंभू बॉर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि बड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। तटस्थ लोगों को किसानों से बात कर उनकी समस्याओं का पता लगाना चाहिए। अदालत ने कहा कि हम इसके लिए एक स्वतंत्र समिति बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों से किसानों तक पहुंचने के लिए प्रतिष्ठित लोगों के नाम सुझाने को भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग को अंतहीन रूप से अवरुद्ध करके आम जनता को असुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती। सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि अगर पंजाब खोलता है तो वो भी अपनी सीमा खोलने के लिए तैयार है। इस मामले पर एक हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी। वहीं किसान मजदूर संघ और संयुक्त किसान मोर्चे के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राहुल गांधी से संसद भवन मिलने के लिए पहुंचे। पहले इन किसानों को वहां पर अनुमति नहीं मिली, जिसकी वजह से राहुल गांधी उनसे मिलने बाहर आ गए। बाद में किसान नेताओं को एंट्री मिली और उन्होंने राहुल गांधी के साथ अपनी मांगों पर चर्चा की। किसान नेताओं ने एमएसपी गारंटी कानून और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने किसानों की बात सुनी है, पर अब वो इंडिया गठबंधन के घटक दलों से बात कर सरकार पर दबाव बनाएंगे। और अब आपके लिए एक सवाल, जिस पर आप अपनी राय हमें क्यूआर कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सवाल ये कि क्या बेरोजगारी दूर करने में गेम चेंजर साबित होंगी बजट 2024 की घोषणाएं? तो बस स्कैन करिए ये क्यूआर कोड और भेजिए अपना जवाब। इस बार के बजट पे सरकार का फोकस रोजगार पर रहा है। इंटर्नशिप और पहली बार नौकरी पाने वालों को 1 महीने तक का वेतन सरकार की ओर से दिए जाने की व्यवस्था भी होगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बेरोजगारी दूर करने में गेम चेंजर साबित होंगी बजट 2024 की घोषणाएं? Hello, Moto.